नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिटॉक्स विद सूरज नेगी में। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज की जिसका नाम है जल जंगल जवी। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने मैती आंदोलन की शुरुआत की थी, पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ये जानना चाहूँगा कि सर, मैती आंदोलन जिसके आप संस्थापक थे, तो सर ये शब्द मैती क्या मायने रखता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत पिंडर घाटी जनपद चमोली के ग्वालदम से हुई थी। मैं शिक्षक था और वहाँ से ये विचार मन में आया कि बहुत सारे पेड़ लगते हैं, हर साल हम लाखों पेड़ लगाते हैं और उन पेड़ों को लगाने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने कुछ पेड़ लगाए हैं। जब हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट अगर पेड़ से नहीं होगा तो पेड़ जिंदा नहीं रहेंगे। ये एक ऐसा आंदोलन बना, नाम था मैती आंदोलन। अगर हिमालय हमारे पास है, गंगा यमुना की जैसी धाराएं हमारे पास है, तो हमारा दायित्व तो बनता है हम अपने पर्यावरण के लिए काम करें। मैती एक छोटा सा आंदोलन था, छोटा सा प्रयास था, लेकिन ये छोटा प्रयास एक एक बूंद करके सागर बनता है। छोटा प्रयास भी एक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा सपून बन सकता है और यही मैती आंदोलन का एक उद्देश्य रहा है। तो इस तरह से मैती आंदोलन आगे बढ़ता गया और आज ये 14-15 राज्यों में 4-5 देशों तक ये चल रहा है। और इस आंदोलन के पीछे ये है कि एक तो पेड़ लग ही जाता है, लेकिन एक पेड़ और लगता है। अच्छा, मनो पेड़ लगते हैं इसमें? जी, ये एक परंपरा है। और वो दुल्हन घर में जाकर के जब पानी पिलाती, यानी संकल्प दिलाती है कि हाँ, मैं भी इस पेड़ पानी को बचाने के लिए प्रयास करूंगी। तो मैंने कहा कि केवल पूजा करने से पानी नहीं बच सकता है। पानी बचेगा तब जब हमारे पास जंगल होंगे, हमारे पास पेड़ होंगे। इसलिए मैंने इस परंपरा में भी एक पेड़ को जोड़ा कि जब पंदेरा पुजाई होगी, धारा पुजाई होगी, तो दूल्हा दुल्हन अपने वहां भी एक पेड़ लगाएंगे ताकि वो पानी को सहारा दे सके, उस पानी के एक एक बूंद को जिंदा रख सके। एक पेड़ वहां लगता है, वहां माँ उसको बचाती है। एक पेड़ यहाँ लगता है, यहाँ दूल्हा दुल्हन उसको बचाते हैं, क्योंकि उसको गांव का पानी बचाना है, गांव का पर्यावरण बचाना है। और ये एक संस्कृति है। तो हमने प्रकृति और संस्कृति को मिला करके एक ये जो नया मूवमेंट खड़ा किया हिमालय से, मैती नाम से, ये एक पर्यावरण के एक छोटा सा प्रयास है ये से। और आज हम 10 लाख से अधिक शादियों में पेड़ लगा चुके हैं। तो ये आंदोलन स्वस्फूर्त आंदोलन था जी। ये केवल मेरा आंदोलन नहीं है, ये मेरी पहाड़ की बेटियों का आंदोलन है। और ये आंदोलन धीरे धीरे लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। और ये आंदोलन हमारे पहाड़ के बेटियों के अंदर एक पर्यावरणीय जो सोच है उसको डेवलप कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन का जब धीरे धीरे प्रसार हुआ तो बीबीसी लंदन से इस पर एक आर्टिकल छापा गया था। अच्छा, बीबीसी लंदन में इस छापा। तो उसके बाद महेश जोशी जी उसमें बीबीसी लंदन के संवाददाता हुआ करते थे नैनीताल में। उन्होंने सबसे पहले इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। आपको ताजुब होगा कि जो बीबीसी लंदन पूरी दुनिया की खबर देता है, किसी भी देश की खबर के लिए 2 मिनट से ज्यादा नहीं देता था, उसने मैती आंदोलन पर 2 मिनट का फीचर दिया। बहुत लोगों ने इसको सुना। तो ग्लोबली मतलब एक तरीके से विश्व में इस चीज से प्रसिद्ध हुआ जो बीबीसी ने इसको हाईलाइट किया। जी, कौसानी में एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था। उसमें कनाडा की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रही है कुछ समय के लिए, वो फ्लोरा डोनाल्ड, वो आई जी। तो मुझे भी उसमें बुलाया गया था। हमारे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में उसमें प्रोफेसर पुष्पेश पंडित थे और प्रोफेसर तो हमारे यहाँ के पाठक जी थे, शेखर पाठक जी। तो उन्होंने मुझको भी आमंत्रित किया। तो कराची में मेरी मुलाकात उन्होंने करा दी उनसे। तो जब मैंने उनसे वहीं पर, हाँ, वो कौसानी में थे। तो मैंने उनको जब मैती आंदोलन के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे दिल को अगर आज तक किसी चीज़ ने छुआ है तो ये आंदोलन है। मैं इसको कनाडा जाकर के जहाँ भी स्पीच दूंगी इसको कोड करूँ। और वास्तव में उन्होंने कनाडा में जाकर के इस मैती आंदोलन के बारे में वहाँ लोगों को, पर्यावरण जो विद थे, उनको बताया। ये मुझे तब पता चला, वो कनाडा से कुछ लड़कियां मेरी खोज में देहरादून में आई थी और उन्होंने कहा था कि हम इसके बारे में और जानना चाहते हैं। हम भारतीय हैं लेकिन हमारे कई दादा परदादा पहले ही वह कनाडा में बस गए हैं। और जब वहाँ के लोगों ने हमसे पूछा
कि तुम तो भारतीय हो, तुम बताओ कि ये जो मैती आंदोलन है इसके बारे में आप कितना जानते हैं। तो हमें लज्जित होना पड़ा कि हम इसके बारे में जानते ही थे। फिर हमने अपने संकल्प लिया कि हम उस आदमी तक मिल करके आएंगे और उससे और ज़्यादा सीख करके लाएंगे। वो कैमरा, टेप रिकॉर्डर वगैरह सब कुछ लेकर के आए थे और मेरे पास बैठे, फिर उन्होंने बहुत सारी जानकारी ली। तो ये इस तरह का एक भावनात्मक आंदोलन लोगों के दिलों को छुआ है और आज ये आंदोलन चल रहा है। मेरे को बताने में बड़ी खुशी है कि आज कई देशों में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों ने अपने यहाँ कानून बना दिया। हमारे भारत में ही राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट में पास कर दिया गया कि हम सभी पर एक पेड़ लगाएंगे। और वहाँ के हिमाचल के मुख्यमंत्री जी का एक पत्र मुझे आया था कि हमने इस आंदोलन को अपने यहाँ भी शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे बेहतर कोई पर्यावरण बचाने के लिए कोई आंदोलन नहीं हो सकता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे ये भी बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि मैं कभी प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं मिला। अच्छा। हमारे आदरणीय मोदी जी, उनका एक पत्र मुझे आया, रजिस्टर्ड पत्र। जब मैं घर में आया तो मेरे बेटे ने कहा कि पिताजी एक पोस्ट पीएमओ से एक पत्र आ रहा है। तो ये इनका पीएमओ से लेटर है आपको? हाँ, अच्छा। तो उसमें मोदी जी ने लिखा था कि मिस्टर रावत, ये मैंने मैती आंदोलन के बारे में सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप इस आंदोलन को और आगे बढ़ाइए। शिक्षा ही एक माध्यम है जो कि हमें नई सोच देता है, सकारात्मक दिशा में बढ़ाता है, बशर्ते हमारी शिक्षा उस तरह की होनी चाहिए। मैं गोपेश्वर में पढ़ा हूँ। उस समय एकमात्र पूरे चमोली में एकमात्र डिग्री कॉलेज हुआ करता था गोपेश्वर में। तो मैंने वहाँ से एमएससी से बॉटनी से किया और उस बीच में मुझे कई आंदोलनों से रूबरू होना पड़ा और वो आंदोलन था चिपको आंदोलन। अच्छी चिप 1975-76 में। और उसमें वहाँ पर के जो चिपको आंदोलन के लिए वहाँ पर संघर्षरत थे हमारे श्री पद्म भूषण श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी। तो उसमें सर्वोदय के नेता हुआ करते थे और हम सर्वोदय में अखबार पढ़ने जाते थे। और वहाँ का वातावरण भी ऐसा था कि प्रकृति के बीच में पूरा गोपेश्वर है, चारों तरफ प्रकृति दिखाई देती है। तो वो भाव लगातार प्रकृति को बचाने के प्रति हमारी रही। तो हम लोग भी चिपको आंदोलन में कूद पड़ी और उसके बाद हम रेणी तक गए। गौरा देवी के साथ हमने चिपको आंदोलन में भाग लिया और उसके बाद हम आदरणीय भट्ट जी के साथ जहाँ जहाँ उनके कैंप लगते थे मैं जाता था। जो आपके एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि आप उस समय थे, उस समय चिपको मूवमेंट में, तो कैसा था उस समय चिपको मूवमेंट? और कोई एक किस्सा आप बताइए चिपको मूवमेंट का, कि जो आपके मतलब एक तरीके से युवाओं के लिए मार्गदर्शन बने और जो आपके दिल को छुआ हो उस समय। चिपको आंदोलन एक समय की मांग थी और उस समय ठेकेदारी प्रथा थी। बड़े बड़े जंगल उत्तराखंड के बिक रहे थे और बाहर के ठेकेदारों के हाथ बिक रहे थे। और आपने ये सुना होगा कि गौरा देवी कहती थी कि ये जंगल हमारी मायका है जी, और अगर मायका ही उजड़ने लग जाए तो दर्द महिलाओं को तो होगा ही। तो यही दर्द जो था ये महिलाओं के अंदर आया और उसमें पुरुषों ने भी सहभागिता की। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में चाहे सुंदरलाल बहुगुणा जी हों, चाहे चंडी प्रसाद भट्ट जी हों, इन्होंने बड़ा साथ दिया। इनकी पूरी टीम ने साथ दिया और एक नया मूवमेंट चला। हमारे जंगल काट करके आप हमारे हिमालय में किस प्रकार की संपन्नता लाना चाहते हैं ये। तो जब सरकार नहीं मानी तो एक नया आंदोलन खड़ा हुआ कि अगर आप पेड़ काटेंगे तो हमारे पास एक शस्त्र है और वो ताकत है हमारी महिलाएं। हम पेड़ों से चिपक करके पेड़ों को कटने नहीं देंगे, हम खुद कट जाएंगे। अरे चिपको आंदोलन इसी का नाम पड़ा था, हम पेड़ से चिपक जाएंगे। और ये वहाँ रेणी का जंगल बिक रहा था तो वहाँ के जंगलों के लिए वहाँ की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में जाकर के जंगल में जाकर के और पेड़ों से चिपक गई थी। और कुंभ ठेकेदार के जो मजदूर थे उनसे कहा अब चलो कुल्हाड़ी चला गया, उसमें से हमें काटो, उसके बाद पेड़ काटो। क्या हो चल रहा था उसमें जंगल में जो चिपको मूवमेंट की जरूरत पड़ी? को आंदोलन का था कि जंगल कट रहे थे पूरा। अगर जंगल कट जाते तो फिर हमारे हिमालय का पर्यावरण का क्या होता, हमारे पानी के स्रोतों का क्या होता जी, हमारी जो ये सुंदर जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास प्रकृति ने दिए हैं ये तहस नहस हो जाते। ये विकास के नाम पे कट रहे थे। उस समय की क्या प्रोजेक्ट था कि कटने का जंगल कुछ? उस समय विकास का ज्यादा वो नहीं था, केवल ये था कि ठेकेदारों को जंगलों को बेच करके और अपना राजस्व पैदा करना था। अच्छा।
और उस राजस्व का मतलब था कि हम कितना कमा सकें इन जंगलों को लेकर के, और इन जंगलों को हम काट करके ठेकेदारों को दे करके कितना कमा सकते हैं, ये एक उद्देश्य था। और उसमें क्या था कि जो हमारे लोकल जो लोग थे, उनको तो लकड़ी नहीं मिल पा रही थी। जी। अपने छोटे-छोटे जो उद्योग चल रहे थे, उनके लिए तो लकड़ी और लीसा नहीं मिल पा रहा था, और बाहर के बड़े-बड़े ठेकेदार, भल्ला ठेकेदारों को जैसे वो बड़े-बड़े जंगल जो हैं, वो स्पोर्ट्स गुड बनाने के लिए वो नीलाम हो रहे थे। स्पोर्ट्स गुड। हाँ, जो चजीके के सामान बनते हैं हमारे, अच्छा बैटो, उसका जो रॉ मटेरियल है, बड़ी कीमती लकड़ी हमारे हिमालय में होती है, जिसको अंगू कहा जाता है। और कई पेड़ होते हैं जो कि बड़ी हल्की और मजबूत लकड़ियाँ होती हैं। उन लकड़ियों का ठेका पड़ रहा था। चमखड़ी के एक होता है हमारे पहाड़ में, वो बहुत मजबूत लकड़ी और बड़ी हल्की होती है। क्रिकेट के बैट और क्रिकेट के सामान सब उनसे बनता है। तो वो उन ऐसे जंगलों का हमारे यहाँ नीलाम हो रहा था, और वो बाहर के ठेकेदार ले जा रहे थे। हमको क्या मिल रहा था? कुछ नहीं। जो पैसा मिल रहा था वो राजस्व सरकार को मिल रहा था। हमारे तो जंगल उखड़ रहा था। तो यही दर्द था ना। इसी दर्द ने हमारे लोगों पर जंगलों को बचाने के लिए एक हथियार खड़ा किया, और वो हथियार ये था कि जो गांधी जी ने कहा था अहिंसक, वो अहिंसक था। और हम पेड़ों से चिपक गए, और उसमें हमारी महिलाओं ने सबसे ज़्यादा भाग लिया। तो उन्होंने पेड़ों पर चिपक करके अपने पेड़ों को बचाया। इतना बड़ा साहस कि आप कुल्हाड़ी के सामने अपने शरीर को दे रहे हैं। यानी आप बताइए कि उस पेड़ से कितना प्यार रहा होगा हमारा। जी, गौरा देवी ने एक दुनिया को संदेश दिया, और वो हमारे पूरी दुनिया को एक नज़ीर बना। तो उस समय से आप गौरा देवी से मिले भी थे? गौरा देवी से, हाँ, गौरा देवी से हम मिले हैं। तो कैसे सब? उनके गाँव में गए हम। मैं तो जब वहाँ चिपको आंदोलन गौरा देवी के जंगल कट रहा था, उस दिन हमारे यहाँ से माननीय चंडी प्रसाद भट्ट जी, गोविंद सिंह रावत जी, उसका ब्लॉक प्रमुख जोशीमठ हुआ करते थे, इनके नेतृत्व में हम 150 लड़के डिग्री कॉलेज के, हम वहाँ गए थे। तो सर कोई किस्सा बताइए कि जहाँ पर अब लगा कि मतलब आपने इस मूवमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें मतलब ये मैनेज कैसे हो, जिस तरीके से आंदोलन चला, उसके लिए कैसे आपने लोगों ने जब सब लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, समर्पण की भावना होती है, तब ये प्रबंधन अपने आप बन जाता है। सारे लड़के, उनके अंदर उत्साह था, हमें अपने जंगलों को बचाना है, अपने महिलाओं को साथ देना है। आप लोग जैसे वहाँ ट्रांसपोर्ट जो शायद ट्रक में गए थे, कुछ ऐसा भी हुआ था उस समय चिपको आंदोलन के? उसमें तो गाड़ियाँ कहाँ होती थी। अच्छा। बर्जने का आप लड़के तैयार करो, मैंने कहा हम लड़के तैयार सब हो जाएँगे, हाँ। आप गाड़ी की व्यवस्था करो। तो ठेकेदार था एक हमारे गोपेश्वर में, उसमें गाड़ियाँ भी नहीं हुआ करती थी, बहुत कम हुआ करती थी। जी। तो एक ठेकेदार था, उससे ने कहा मैं अपना ट्रक दे दूँ। उसी ट्रक में हम 150 करीब लड़के बैठ करके गए, और जोशीमठ जा करके इतनी भयंकर बारिश में हमने वहाँ पर उस आंदोलन को देखा था। तो ऊपर जो बुग्याल होते हैं हमारे उत्तराखंड के, जो बड़े-बड़े घास के मैदान रहते हैं, अगर आप यहाँ से हिमालय की तरफ बढ़ेंगे तो 3500 मीटर से ऊपर पेड़ की जो वो संख्या है वो कम हो जाती है। उसके बाद फिर एक घास के मैदान लग जाते हैं। जी। और लगभग 4,500-5 हज़ार मीटर तक वहाँ तक ये घास के मैदान होते हैं। जी। उसके बाद फिर बर्फ की लाइन लग जाती है, तो उसको हम स्नो लाइन कहते हैं। जहाँ पेड़ खत्म हो जाते हैं उसको हम ट्री लाइन कहते हैं। तो ट्री लाइन और स्नो लाइन के बीच में जो बड़े-बड़े घास के मैदान होते हैं, एल्पाइन पास्चर इनको अंग्रेजी में कहते हैं, ये हमारे उत्तराखंड में इनको बुग्याल कहते हैं। ये जड़ी-बूटियों के भंडार है। ऐसी-ऐसी जड़ी-बूटियाँ हैं जिनको आप कहेंगे कि संजीवनी जैसी जड़ी-बूटियाँ अभी हैं। बड़ा शोध करने की ज़रूरत है, और अब मैं इस मामले में अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तराखंड इसमें सबसे आगे है। हमारे पास 200 से अधिक बड़े-बड़े बुग्याल हैं। बड़े नामी बुग्याल है, और अगर आप कहें इन बुग्यालों की ताकत क्या है, तो रामायण में वो प्रसंग आपको ज़रूर याद होगा, जब कि लंका में श्री लक्ष्मण जी को जब सब्ज़ी लगी थी, तो दुनिया के सबसे बड़ा वैद्य सुषेण वैद्य को बुलाया गया था, और सुषेण वैद्य ने कहा कि लक्ष्मण को अगर जिंदा करना है तो उत्तराखंड के हिमालय में द्रोणागिरी पर्वत पर जाना होगा, और वहाँ से जड़ी बूटी लानी होगी, संजीवनी बूटी लानी होगी, वो वहीं मिल सकती है। तो उसमें हनुमान जी ने इसमें पहल की थी, और कहा था कि विदिन नो टाइम आपको ये लेके आना है। हनुमान जी ने कहा मैं क्या लाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं है जड़ी बूटी होती कैसी है। तो सुषेण वैद्य ने सारी पहचान बताई थी, इस तरह का होगा, चमक रही होगी जो क्या। जब वो द्रोणागिरी में रातों रात थे, पवन सुत आए, तो उन्होंने देखा यहाँ तो सारी जड़ी बूटियां चमक रही हैं, भाई संजीवनी है कौन। वो खोदते रह गए। फिर उनको याद आया कि अगर मैं टाइम से नहीं जाऊंगा तो लक्ष्मण बच नहीं सकते, इसलिए मुझे अब क्या करना चाहिए। संकट में आ गए हो, न तो जड़ी बूटी खोजी जा रही है,
अच्छा समय भी जा रहा है, तो उन्होंने पूरा पहाड़ का ये सर तोड़ करके जहाँ पर ज़्यादा जड़ी बूटियाँ की उठा करके वहाँ दे। जो गुज्जर लोग होते हैं वो भी बुग्यालों पे ले जाते हैं अपने गाय को। तो मुझे लगता है कि जो वहाँ पे पौष्टिक आहार है, जो गाय को खिलाने की, तो यही उसका साइंस है कि वो बुग्यालों पे जो घास गाय खाती है तो कहीं न कहीं वो स्वस्थ रहती है। सही कहा आपने। जी। बुग्याल हमारे जीवन के सबसे बड़े आधार हैं और इसको सबको समझना होगा। आज मुझे बड़ी ताज्जुब होता है कि हमारे बच्चे बुग्याल के बारे में नहीं जानते हैं और ये हमारी शिक्षा की कमी है। आज तक हमने अपनी शिक्षा में अपने बुग्यालों को नहीं जोड़ा है, जबकि बुग्याल दुनिया की सबसे बड़ी कीमती कृति है। सबसे नाना प्रकार के जो बुग्यालों में जो पेड़ पौधे हैं सारी जड़ी बूटियों वाले हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों से जब ऊपर हिमालय का पानी इन जड़ी बूटियों को स्पर्श करते हुए गंगा यमुना में आता है, तो वही गंगा यमुना अमृतमय होती है। अच्छा, तो ये इसके पीछे रीज़न है कि जैसे हम बोलते हैं गंगा का पानी हमेशा कई बॉटल में रख लो आप तो बहुत सालों तक बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो उसके पीछे लॉजिक मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बुग्यालों से आ रहा है। सारा बुग्यालों से पानी आ रहा है। जी। बुग्यालों से स्पर्श करता हुआ पानी नीचे को आ रहा है। कई जड़ी बूटियों को स्पर्श करते हुए आ रहा है। उनके फूल, पत्ती, जड़ों से अब पानी अंदर घुसता है और उसके बाद नीचे गंगा यमुना में मिलता है और वो अमृत जो होता है ना बुग्यालों का, वो गंगा यमुना में मिल रहा है और वही गंगा यमुना उस अमृत को लेकर के सबको बाँट रही है। ये किसी ने नहीं देखा। हम ऊपर से कहते हैं ऊपर से अमृत गिरेगा, क्या पता कुंभ गिरेगा। नहीं, अगर हम साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो ये पूरे हिमालय के जितने भी जड़ी बूटियाँ हैं, ये गंगा यमुना को अमृत दे रही है। दुर्भाग्य है कि आज हमने हिमालय से ही नदियों को गंदा करना शुरू कर दिया। सारे बड़े-बड़े टाउनशिप बना करके उनकी सीवर लाइनें जो हैं गंगा में मिल रही हैं। पूरा गंगा में डाला जा रहा है। तो जो गंगा अमृत लेकर आ रही है, उसको कैसे आप अमृत समझ सकते हैं? वो तो विष बन चुकी है। अगर हम कहीं भी गंगा को प्रदूषित न करें, तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख सक बता सकता हूँ कि गंगा के पानी को पीकर के सारे रोग दूर हो सकते हैं। प्रकृति ने इसीलिए हिमालय में उन जड़ी बूटियों को बनाया है कि ऊंची जगह से जब तब पानी जब नीचे को जाएगा तो पूरे हिमालय का जो तत्व है वो पूरी दुनिया को मिलेगा। लोग इन नदियों को पिएंगे तो उनके अंदर जितनी भी व्याधियां हैं वो सब दूर हो जाए। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी अपने आस-पास दोस्तों से मिलता हूँ। तो बुग्याल का मतलब जो उन अभी तक जो युवा लोग सोच रहे हैं वो एक ट्रैक हो चुका है कि हम वहाँ जाएँ और कैंपिंग करें, रहे और थोड़ा फ़ोटो खिंचाएँ। बुग्यालों में जो घास होती है उस घास में 27% प्रोटीन होता है, उससे ज्यादा। जबकि आपके जितने भी अनाज हैं इनमें 12-16% से ज्यादा प्रोटीन नहीं होता है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां वहां होती हैं। खलिया टॉप मुनस्यारी के ऊपर एक जिया रही है, तो वहां उसकी घास वहां पर मावला घास बोलते हैं। उस घास को जब बकरियां खाते हैं ना तो कितनी मुलायम वो ऊन उनके अंदर होती है कि वो बहुत कीमती है। ये वहाँ की घास का चमत्कार है। तो ट्रेकिडियम बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो ये घास जो है, तो इस तरह की कई विस्तृत घासें हमारे हिमालय में हैं, इन बुग्यालों में हैं और 200 से अधिक बुग्याल है हिमालय के तुम्हारे पिथौरागढ़ से लेकर और हरकी-दून तक 200 बुग्याल हमारे पास हैं। बैदनी जैसा सबसे बड़ा बुग्याल आपकी चिकदंदर घाटी में, राजा बुग्याल, नवाली बुग्याल, बेरनी बुग्याल, आली बुग्याल, गुस्सों बुग्याल, चक्रतीर्थ बुग्याल, गुस और आपका पूरे तुम्हारा टिहरी और उत्तरकाशी तक आपके जो बुग्याल है ये भरे पड़े हैं। क्या सोच हो सकती है इसको बचाने की और हम लोग युवा लोग कैसे प्रयास कर सकते हैं इसको बचाने का? देखिए, अब बुग्यालों में हम जाकर के प्रयास नहीं कर सकते हैं क्योंकि बुग्याल अपने में ही सुरक्षित है। हिमालय उसको बचा रहा है। आप जानते हैं अक्टूबर में जब बुग्यालों के पौधों पर बीज बन जाते हैं, जितने भी नाना प्रकार के फूल और जड़ी बूटियां उनके बीज बनते हैं, अक्टूबर में हवाएं चलती है हिमालय में, वो सारे बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं और उसके बाद नवंबर तक वहां बर्फ पड़ जाती है और 6 महीने वो बीज जो होते हैं बर्फ के नीचे सारी जड़ी बूटियां दली रहती है। जी, जानते हो प्रकृति का कितना बड़ा नियम है। इन 6 महीनों में जो वहां का तापक्रम है -डिग्री सेल्सियस पर नीचे पहुंच जाता है। इतने कम तापक्रम पे जो बीज होते हैं उन बीजों के अंदर एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन्स डेवलप होता है, ग्रोथ हार्मोन्स उन बीजों के अंदर बन जाता है। उसको चिरिंग प्रोसेस कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। वो जरूरी है। क्यों? कि जैसे ही अब फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना आएगा तो बर्फ पिघल जाएगी
अब उन बीजों को अंकुरित होकर के पेड़ बनने में समय लगेगा। अगर हम वो पेड़ जल्दी समय नहीं बना तो फिर बर्फ पड़ने का टाइम आ जाएगा, उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रकृति ने उन बीजों में, जब वो बर्फ के अंदर दबे रहते हैं, चिलिंग प्रोसेस होती है, उनके अंदर वृद्धि हार्मोन्स बन जाते हैं। वो वृद्धि हार्मोन्स क्या होते हैं, जैसे ही बर्फ पिघली तुरंत तो वो बीजों के अंदर जो वृद्धि हार्मोन्स है वो तुरंत पेड़ को अंकुरित करके एकदम वृद्धि करके उसको एकदम एक हफ्ते में ही पूरा पौधा तैयार हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस। मतलब कभी खतरा नहीं हमारे बुद्धि बुरी तरीके से। तो अब इन इन जड़ी बूटियों को बचाने के लिए कौन प्रयासरत है? हिमालय है ना, प्रकृति है ना। अब कल बर्फ नहीं पड़ेगी तो फिर ये चिलिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा? तो हमारे बीज जो हैं ये समय पर पेड़ नहीं बन पाएंगे, समय पर बीज नहीं बन पाएंगे, कई प्रजातियां जो हैं लुप्त हो जाएंगी। आज 26 प्रजातियां प्रतिदिन लुप्त होती जाती है। अच्छा, तो इतनी इतनी बड़ी कीमती अमानत प्रकृति ने किसी को नहीं दी है जितना उत्तराखंड के लोगों के पास दी है। इससे जिम्मेदारी हमारी बनती है कि इन बुग्यालों को बचाने के लिए हम काम करें। जी। आप में क्या-क्या परिवर्तन है, क्या-क्या बदलाव देखे हैं पर्यावरण में? थोड़ा आप उसको संक्षेप में बताइए हमें। ये पर्यावरण में जिस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं बहुत जबरदस्त हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं बुक्सर में था जी। तो 1977 में मैं एमएससी कर रहा था, तो ये भी एक सुखद था कि मैंने अपना जो प्रोजेक्ट वर्क था वो बुग्याल ही लिए थे। तो मैंने रुद्रनाथ बुग्याल और तुंगनाथ बुग्याल दोनों के फ्लोरा पर काम किया था और उस पर मैंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो मुझे बुग्यालों के गाने का अनुभव भी था, बड़ी बड़ी यात्राएं की मैंने, उसमें साहसिक यात्रा भी मैं करता था अपने ग्रुप को लेकर। एक बार मैं जस्ट के वहाँ के गोपेश्वर से रुद्रनाथ से हमने एक नया रास्ता खोजा था ऊपर ही ऊपर बदमेश्वर जाने का, और 10 दिन हमें लगे थे। कैसी कैसी घाटियों में हम फंसे थे, तब उस पूरे बुग्यालों का जो पर्यावरण है उसको देखने का मुझे मौका मिला। तो उस समय जब आप प्रकृति को देखते थे, एकदम साक्षात होते थे वहाँ पर और एक साक्षी बनते थे वहाँ पर, तो किस तरीके का अनुभव आपको अंदर से महसूस होता था? वहाँ से जब वो बुग्यालों में आप जाते हैं ना, तो पूरी दुनिया में अलग हो जाते हैं और ऐसा लगता है वास्तव में हम किसी अद्भुत जगह पे है, देवभूमि पे है। वहाँ बार बार प्रकृति यातनाएं भी देती है, लेकिन उन यातनाओं को सहने में भी आनंद आता है। बड़ी बड़ी तूफान चलते हैं, उनको भी हमें झेलना पड़ता है। कई जगह ऐसे ऐसे रास्ते नहीं मिलते हैं, वहाँ एक दिन में हम 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाए, क्योंकि ऊपर जो बुरांस होता है वो पूरा लटका हुआ होता है, और जब उन बुरांसों के ऊपर चलना भी नहीं होता है, उसके अंदर घुस करके चलना होता है, तो हमारे पिट्ठू रिक्शा जो थे वो फंसते रहते थे, हम फिसलते रहते थे और किस तरह क्रॉलिंग करके हम आगे बढ़। इस तरह के रास्ते वहाँ होते हैं। जंगली जानवरों में वहाँ स्नो लेपर्ड और इनका भी डर होता है, और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि एक रात को जब हम चलते चलते एक जगह पहुंच गए, अब हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो पूरा जो बुग्याल का जो क्षेत्र था, वो अतीस नामक एक जहर होता है, पौधा होता है, उसका पूरा जो था वो फुलवारी की तरह बना हुआ, नीले रंग के फूल होते हैं, एकोनाइट उसको बोलते हैं। वो जहर होता है, कर अपने हाथ लगा दिया तो वो अपने नाक लग गया तो आप बेहोश हो जाएंगे। अच्छा। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हिमालय का एक पर्यावरण है, जहाँ की कोई फूल जब खिलते हैं तो पूरी बगिया बनती है। और ये इन्हीं बुग्यालों को बचाने के लिए हमारे यहाँ लोगों ने नियम बनाए हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर बंसी नारायण उर्गम से आगे उस घाटी के लोग जब बंसी नारायण उससे ऊपर जाते हैं, मानपाई एक बुग्याल है, महाव्यास मानपाई बहुत खूबसूरत बुग्याल है, और उसके आस पर मंदिर है। तो वहाँ जब लोग जाते हैं ना, तो वहाँ एक परंपरा है कि आप अगर देवता में फूल चढ़ाना है तो हाथ से नहीं को देंगे, आप मुंह से तोड़ करके चढ़, फूल मुँह से तोड़ के। चढ़ाना है। रील बनाने के चक्कर में लोग बुग्यालों तक जाने लगे हैं। जी, बुग्यालों की जो यात्राएं जा रही हैं, उन यात्राओं के पीछे धार्मिक भावनाएं कम और ज्यादा रील बनाने की भावनाएं ज्यादा हैं। इसमें मैं आपको कहा वो बताता हूँ कि जब नंदाष्टमी आती है तो हम नंदा को लेने के लिए हिमालय में जाते हैं और वहां से ब्रह्म कमल तोड़ करके लाते हैं, और हम ये मानते हैं कि ब्रह्म कमल में नंदा जो है हमारे गांव में आएगी। फिर नंदा को विदा करने जाते हैं। आप जानते हैं कितने कमल तोड़ करके लाते हैं? सैकड़ों लोग कन्याओं को लेकर के भर भर करके ब्रह्म कमल को लेकर के आ रहे हैं।
आपके बागेश्वर घाटी में दानपुर से जब ऊपर से एक लोग ब्रह्म कमल लेने जाते हैं, तो बांस के डंडों को लेकर के जाते हैं और उन बांस के डंडों पर जो है ब्रह्म कमल के बड़े बड़े गुच्छे जो है बांध बांध करके बड़े बड़े डंडों पे लाते हैं। ताज्जुब होता है कि हजारों लोगों के हाथ पर वो डंडे और उनमें जो ब्रह्म कमल के फूल बंधे हुए हैं। क्या हम हिमालय को खत्म नहीं कर रहे हैं? आस्था अपनी जगह पर है, आप 2 फूल लाइए, 4 फूल लाइए, प्यार से लाइए, लेकिन जब हम उसको उत्सव के रूप में बनाना है कि मेरे हाथ पे भी डंडा, तुम्हारे हाथ पे भी डंडा, और तब उसकी हम रील बना करके दुनिया को दिखाएंगे कि हम कितनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा बड़ी नहीं है, बल्कि ये प्रकृति को विनाश करने की यात्रा है। ये जंगलों से जो ऑक्सीजन निकलती है, ये इतने लोगों के लिए, फेफड़ों के लिए जिंदा रखे हुए हैं। अगर ये जंगल कम हो जाएंगे तो कल इतने लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिले? इसलिए लोगों की जो गंदी हवा बाहर निकल रही है, उसको लेने वाले ये जंगल अगर कम हो जाएंगे तो गंदी हवा कहाँ जाएगी? वायुमंडल में है जी। तो वायुमंडल में गंदी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तो पूरी पृथ्वी का तापमान तो बढ़ ही रहा है। जो जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, ये सब, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसका कारण ही ये है। जनसंख्या बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। पहले यहाँ सड़कें कम थी, आराम से इक्के दुक्के गाड़ियां चलती थी। जनसंख्या बढ़ी, गाड़ियां बढ़ने लगी, कंपनियां बड़ी बड़ी, आवश्यकताएं बढ़ी तो बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई। 10,000 मोटरसाइकिल एक दिन में निकल रही हैं बाहर। वो 10,000 मोटरसाइकिल कहाँ चलेगी? सड़कों पे चलेगी। अगर सड़कों पे चलने का जगह नहीं होगी, तब आप क्या करेंगे? घंटों खड़े रहेंगे, आप अपना एक काम नहीं कर सकते हैं। फिर आप चिल्लाएंगे कि हमारा समय दो रहा है, इसका प्रबंधन कर। प्रबंधन कैसे होगा? लगातार इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गाड़ियां निकल रही हैं, सारे मोटरसाइकिल निकल रहे हैं, स्कूटर निकल रहे हैं, उनके लिए तो सड़क चाहिए ना। और विकल्प क्या हो सकता है? क्योंकि अब देखो, जैसे जंगल कटेगा, जैसे अभी आपने सुना होगा देहरादून में कुछ टाइम से काफी प्रोटेस्ट एक्टिव है, जैसे खलंगा चला था, तपोवन में पेड़ काट रहे थे, वहाँ एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा था जो तपोवन में, फिर कुछ प्रोटेस्ट चला तो उसको शिफ्ट किया गया कहीं और नया प्रोजेक्ट वहीं बना रहे थे। आप इसको अगर गहराई से सोचें, आने वाले जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, समय लोगों के पास नहीं है, तब फास्ट दुनिया की तरह जाना चाहते हैं। हर चाहता है कि मैं अब जल्दी पहुंच करके अपना काम कर दूं मुझे। तो इसके लिए सरकार जो प्रयास कर रही है वो भी कम है। आप सड़क कम है, सड़क ज़्यादा चौड़ी बनेगी तो आप जल्दी जाएंगे। सड़क जितने ज़्यादा आपके पास वाहन आएंगे, उनको चलने के लिए आपको सड़क चौड़ी करनी पड़ेगी। और अगर आप उस सड़क के बजाय कोई दूसरी सड़क का अगर अल्टरनेट ढूंढते हैं, तो वहाँ भी आपको जंगल का सही पड़ेगा। इसलिए अगर जहाँ कम पेड़ करते हैं, उस तरह की योजनाओं को हमें लागू करना पड़ेगा। और यहाँ अब ये आता है कि अब पहले फ्लाईओवर नहीं थे यहाँ। इतने फ्लाईओवर इसीलिए बने हैं कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी उनके गंतव्य तक पहुँचा सकें, लेकिन वो भी कम पड़ गए हैं। अब आप देखिए, यहाँ से दिल्ली तक हाईवे बन गया, आप 2.5 घंटे तक मैं वहाँ दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन कब तक? आने वाले 10-20 सालों में आपके एक दूसरे हाईवे की जरूरत पड़ेगी, तब फिर जंगल काटने पड़ेंगे। तो ये तो आवश्यकताएं बढ़ती रहे भी असीमित हैं, इसको आप रोके। और ना तो आप अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। आज दुनिया में हम 145 करोड़ हो करके हम दुनिया में नंबर 1 पे हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करना, हमें फैक्ट्रियां नई नई और लगानी पड़ेंगी, हमें जंगल भी काटने पड़ेंगे, हमें सड़कें चौड़ी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये मनुष्य की आवश्यकताएं हैं और प्रबंधन की आवश्यकता है। इसलिए हमें यही रास्ता अपनाना पड़ेगा कि कम से कम जहां जंगल कटे, और जो जंगल कट रहे हैं, ईमानदारी से उससे 10 गुना बड़ा जंगल हमें कहीं और खड़ा करना पड़ेगा जी, उसका विरोध करें। क्योंकि हमें कल आने वाली पीढ़ी को पृथ्वी सौंपनी है, जीवन सौंपना है, और जीवन के लिए 3 चीजें चाहिए: भोजन चाहिए, पानी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये 3 चीजें हमें मिल रही हैं, तो फिर हमें नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जिंदगी आराम से पृथ्वी पर बिता सकते हैं। लेकिन इन तीनों चीजों के लिए जो संसाधन है, वो सब खतरे में पड़े, इसलिए इस तरफ हमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत। आपकी पूरी बात से सर मुझे ये समझ आया कि जैसे एक तरीके से मैं आपसे बात कर रहा था कि जो पर्यावरण का परिवर्तन हो रहा है, एक तरीके से वो तो हो रहा है, और एक तरीके से जो सरकार परिवर्तन कर रही है कि डेवलपमेंट आदमी के आवश्यकताओं के ऊपर, तो एक परिवर्तन जो हमारे अंदर आना चाहिए एक तरीके से सर। जो आपकी बात से समझ आया मुझे कि हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना है। क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि एकदम से दोष दे देते हैं कि सरकार का दोष है या फिर इनका दोष है, एकदम से निर्भरता बनाते हैं कि अगर वो करेंगे कि हमारी
डिपेंडेंसी बना देते हैं कि अगर वो होगा। लेकिन मुझे लगता है जो आपने भी संक्षेप में ये चीज़ बताई मुझे, तो उसमें ये असर आया कि हमें शुरुआत खुद करनी है, किसी पे निर्भर नहीं रहना, मतलब अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, जो आपने बताया। तो उसका समाधान यही लग रहा है मुझे कि अगर हर व्यक्ति अपने घर से समाधान करेगा और अपने कूड़े से लेकर, अपने प्लांट से लेकर हर चीज़ खुद देखेगा, तरीके से, मतलब ये भी देखेगा कि ये जो ऑक्सीजन जो हम अभी सांस ले रहे हैं, ये भी एक तरीके से एक वरदान है हमारे लिए, और ये हमें इसको बचाना है। बिल्कुल रहती है, अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना हम जिंदा कैसे रहेंगे। आज देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा कार्बन इसमें वायुमंडल में हो गया है, इस कार्बन से सारे वैज्ञानिक चिंतित है इस कार्बन को कहाँ डाला जाए। अब हो रहा है कि हमें 2030 तक 3 बिलियन टन कार्बन को स्टॉक करना है। 3 बिलियन टन कार्बन स्टॉक, स्टॉक माने कौन करेगा स्टॉक जमा? पेड़ पौधे का ही। पेड़ पौधे जब बढ़ते हैं ना, इनका आकार बढ़ता है, उनमें कार्बन जमा होता है, ये जब कार्बन खींचते हैं अपने में जमा करते हैं। लेकिन ये किसी छीमता या चीड़ का पेड़ है, वो कब बहुत बड़ा हो गया, अब उसकी वृद्धि नहीं हो रही है, अब वो कार्बन जमा नहीं करता। कौन करेगा? जो नया पौधा तैयार होगा वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन क्या रखता। तो ये नीति हमको सरकार को भी बताना पड़ेगा कि जो पुराने पेड़ हैं, इन पेड़ों को हटा करके नए पेड़ों को पैदा करने की हमारे अंदर एक नई पहल होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन है, ये पेड़ पौधे क्या तब तक है वृद्धि में अपने कार्बन कंज्यूम करेंगे, स्टॉक करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी बढ़े। और जो पुराने पेड़ हैं जिनको जो कार्बन कम स्टॉक कर रहे हैं, उनको निकालिए, नए पौधों को स्थान दीजिए, तो हमारे कल नए जंगल खड़े होंगे। और पुराने जंगलों की जो लकड़ी है वो हम गांव वालों को देते। मैं यही कह रहा हूँ, जो चीड़ के जंगल हमारे पूरे उत्तराखंड में 27% चीड़ हो गया, हमारा पूरा चीड़ हमारे उत्तराखंड के लिए खतरनाक बन गया। सारे सबसे ज्यादा जो आग लग रही है ये चीड़ के जंगलों से लग रही है। चीड़ के जंगल हमें बंद पड़े। 1981 में भारत सरकार ने अधिनियम निकाला, वन अधिनियम, उसमें ये था कि 1000 मीटर से ऊपर सारे पेड़ आप काट नहीं सकते, बंद पड़े 10 साल के लिए। आज 2025 हो गया, वो अभी नियम चला हुआ है। सारे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? चीड़ को हुआ जी। चीड़ बेतहाशा बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि हमारे बांध के जंगलों के अंदर उसने आक्रमण कर दिया, वहां जाकर के उसने अपना साम्राज्य फैला दिया, बांध घट गया। तो जिस बांध को बढ़ना चाहिए था, क्योंकि बांध सबसे ज्यादा पानी देता है जी, जिस बांध को बढ़ना चाहिए था वो तो घट गया जी, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। और जो पानी सबसे कम ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और पानी खत्म करता है, वो बढ़ गया है। तो पूरे हिमालय में सारे चीड़ का साम्राज्य फैल दिया, 27% चीड़ है। चीड़ हो गया। अब उस चीड़ को हम काट भी नहीं सकते हैं, नियम लगा हुआ है कि 1000 मीटर से आप उनको नहीं काट सकते। अब चीड़ किस काम का? चीड़ के बड़े बड़े पेड़ हो गए, वो न कार्बन स्टॉक करेंगे ना कुछ करेंगे, वो हमारे लिए मौत बने हुए हैं। उन्हीं चीड़ के जंगलों से हमारे गांव के रास्ते जाते हैं, कभी तूफान आए तो टूटेंगे, हम मरेंगे। तो सरकार को ये चाहिए कि इन ऊपर हमारे उत्तराखंड में जो तुमने प्रतिबंध लगाया है, और पेड़ों को छोड़ करके चीड़ से ये प्रतिबंध हटा दे, और चीड़ के जो पुराने पेड़ हैं इनको काट करके गांव वालों को दीजिए। जो गांव वाले, जब लकड़ी मिलेगी तो आप क्या करेंगे? तब लेंटर के मकान तो नहीं बनाएंगे ना, लकड़ी मिल गई आपको, फर्स्ट क्लास लकड़ी का मकान बनाएंगे, तो कलाकार वाले मकान बनाएंगे। तो आप क्या कहेंगे? आप होम स्टे की तरफ जाएंगे। साहब मेरा अच्छा मकान है, तिवारी भी बनी है, उसमें कमरे भी है, आप आइए हमारे गांव में रहे। होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। लोग लेंटर के मकान नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? हिमालय के ऊपर भार नहीं आएगा। और सारे बद्रीनाथ से लेकर पूरे हिमालय में ऊपर देखे बड़ी बड़ी 5-5, 6-6 बड़ी बड़ी सीमेंट की तुमने मकानें खड़ी कर दी, ये भार कहाँ है? हिमालय पर है। और यही हिमालय जो है, इसमें भूकंपीय क्षेत्र है, ये टाइप 5 में आता है। हिमालय जो क्षेत्र है टाइप 5 क्षेत्र है, जिसमें भूकंप 7 से लेकर 8 मैग्नीट्यूड पे कभी भी आ सकता है। और इसको कहते हैं प्रलय, जिसमें कि आप पूरे हिल जाएंगे, मकान हिल जाएंगे। भगवान ना करे कभी इस हिमालय में इस तरह का भूकंप आ गया, कौन मरेगा? वो लेंटर वाली मकान बने, जो मकानों में रह रहे वो मरेंगे, जो हल्के मकानों में है वो बचेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए अपनी नीति में? हमें ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वहां जो हमारे पारंपरिक जो मकान हैं उनको स्थापित करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए,
कि भाई तुम लेंटर के मकान मत बनाओ, हम लकड़ी देते तुम्हें, तुम लकड़ी के मकान बनाओ। जब हमारे हिमालय में लकड़ी के मकान बनेंगे तो कभी भगवान न करे कभी भूकंप आ गया तो हम कम से कम कैजुअलिटी होगी, कम से कम हम लोग क्या होंगे, उस आपदा के शिकार होंगे। ये प्रतिबंध क्या है सर? मतलब कि 1000 मीटर से ऊपर आप पेड़ नहीं काट सकते? नहीं काट सकते हैं। इस 1981 का एक वो है अधिनियम में 3 राज्यों पर था ये, उत्तराखंड, हिमाचल और पश्चिम बंगाल। वो 10 साल के लिए लगा था, लेकिन वो बताइए 81 में था, 10 साल में 91 में उसे पूरा हो जाना चाहिए, जी। हट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हटा, वो आज तक भी लगा। मेरी लड़ाई यही है कि आप इस प्रतिबंध को हटाइए और पेड़ों पर रहने दीजिए आप, लेकिन इस चीड़ को हटा दीजिए। और इस चीड़ से तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, केवल चीड़ के बेढंगे जंगल खड़े हो गए, बड़े बड़े पेड़ खड़े हो गए, उनके नीचे जो छोटी पौध है वो भी नहीं पनप पा रही के आसपास कुछ है ना, वो नहीं पनप पा रही। अब तुम अंग्रेजों ने ये चीड़ इसलिए लगाया था वो पैसा कमाने के लिए, ये चीड़ लगाएंगे, टिम्बर काटेंगे, हमें लकड़ी मिलेगी, तख्ते मिलेंगे, कड़ियाँ मिलेंगी, हम उनको बेचेंगे, इन चीड़ों से हम लीसा निकालेंगे तो कारपिंग का पेड़ बनेगा, बिरोजा बनेगा, हम माला माल बनेंगे। उन्होंने तो इसलिए के चीड़ के जंगल बन पाए, और बांध के जंगल काट करके उन्होंने कोयला बनाया। नैनीताल, अल्मोड़ा और मसूरी में आग तापी, हमारे सारे बांध के जंगल खत्म किए, और जब बांध के जंगल खत्म हुए तो हमारे पानी के स्रोतों पर असर पड़ा। हमारे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो हमको देने वाली नदियां हैं, गंगा, यमुना, को गोरी, काली, ये हमको कुछ नहीं देती हैं। इन पर केवल बांध बनते हैं, बिजली बनते हैं, वो बिजली भी हमें नहीं, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को जाती है। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदियां हैं वो गैर हिमानी नदियां हैं, जो जंगलों से निकलती हैं। जैसे अपनी पिंडर नदी, तौस। पिंडर तो ग्लेशियर से आता है, वो नया। आपके लिए जो छोटी छोटी नदियां जो जंगलों से आती हैं, जैसे कोसी है, गदास है, पश्चिमी नेयार है, पूर्वी नेयार है, रामगंगा है, कमल नदी है, ये नदियां, इन्हीं नदियों के पानी से हम सिंचाई करते हैं, इन्हीं नदियों का पानी हम पीते हैं, यही हमारे जीवन के आधार है। यानी ये नदियां कब जिंदा है? जब जंगल जिंदा है, और जिस दिन जंगल खत्म ये नदियां खत्म होता। आप बताए पिंडर नदी का पानी आप कहाँ कहीं सिंचाई में काम आता? अलकनंदा का पानी कहीं सिंचाई में काम आता? कहीं नहीं। वो केवल जा रही है, बह करके बांध बनता है, बस बिजली पैदा मिलती है, बाकी कुछ नहीं, कहीं कुछ काम नहीं आता। हम पीने के लिए भी नहीं जाते हैं, हमारे पास कौन धारे धुरे है, तो हम पानी पीने के लिए उन धारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें धारे बचाने हैं ना, तो उस तरफ ध्यान देना होगा। और उन धारों को बचाना है तो जंगलों को बचाना होगा, और वो जंगल कौन होने चाहिए? बांध के जंगल होने चाहिए। एक बांध का जंगल जो होता है 24 घंटे में स्वस्थ पेड़ होता है, बांध का 24 घंटे 48 घंटे में 4000 गैलन पानी जमीन देता है। 48 घंटे में अच्छा, ये पानी का भंडार होता है जहां बांध का जंगल होता है। ये बांध हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, उसको हरा सोना कहा जाता है उत्तराखंड का बांध को। लेकिन आज क्या है, बांध घट करके 14-15 पे पहुंच गया, चीड़ बढ़ते बढ़ते 27 पे पहुंच गया, सारा चीड़ हो गया, इतना बड़ा पिरूल जिसको बोलते हैं उसका ढेर लगा हुआ है। कभी भी आग लगती है, सारा जंगल बर्बाद, सारे जीव जंतु खत्म, गांव खत्म, सब ये हो जा रहा है। जंगल बनाया था, थोड़ा उसके बारे में मुझे भी बताइए और हमारे दर्शकों को भी बताइए कि वो क्या मुहिम थी आपकी और जंगल कैसे आपने लगाए। और उस जंगलों में एक जो आप सौर्यवन कह रहे हैं, ग्वालदम में उस समय जब हमारा कारगिल में युद्ध हुआ था, तो जो हमारे लोग शहीद हुए थे उनकी याद में हमने वन बनाया था। तो मैंने ऐसा पूरे पिंडर घाटी के लोगों को, उधर गरुड़ घाटी के कुआओं से लोगों को, स्कूल के बच्चों को बुला करके, वहाँ पर एसएसबी के लोग थे, हम सब लोग ऊपर दधानगिरी में गए थे, और वहाँ हमने एक जंगल की स्थापना की थी, उसका नाम सौर्यवन रखा था उनके नाम पर। कौन से पेड़ लगाया था? हमने उस पर देवदार के लगाए थे, कुछ और अंगू के लगाए थे, कुछ बांध के भी लगाए थे, इस तरह के पेड़ लगाए थे। तो एक हमारा एक अभियान था। उसके बाद दूसरा जंगल मैंने खड़ा किया था नंदा शहर में। तो वो जब हमारा उत्तराखंड बना था 2000 में, तो जो शहीद हुए थे हमारे उत्तराखंड की लड़ाई में, उनके नाम पर, और 2000 में नंदा देवी राजजात हो रही थी, सो नंदा देवी की याद में भी। तो 2000 में जब हमारा हमको राज्य मिला, तो उसमें ये लगा था कि कुमाऊं और गढ़वाल में थोड़ा सा आपसी मतभेद की थी, बहुत पुरानी तरफ से हमारी चली आ रही थी। तो दुनिया को बताने के लिए कि हमारे अंदर बीच में कोई मतभेद नहीं है, हम एक ही हैं, और हम बहुत प्यार से अपने राज्य को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए मैंने वो कार्यक्रम रखा था वहाँ पर। और नंदा शहर में हमारे पास खूब जमीन थी, तो मैंने 13 जनपदों की महिलाओं को बुलाया था, और सबसे कहा था कि आप एक एक पेड़ अपनी जनपद का लेकर के आएंगे।
और वहाँ पर आकर के सारी जनपद में 13 जनपदों की महिलाएं आई थी, उन्होंने पेड़ लगाए थे। जितने भी नंदा देवी राजजात में जो यात्री थे उन्होंने भी पेड़ लगाए थे, और हमने उसको एक वन के रूप में बनाने की एक प्रतिज्ञा ली थी वहाँ पर। और उसके बाद मैं हर साल वहाँ पर बांज के पेड़ लगाता गया। आज 2 हेक्टेयर का बांज का जंगल, खूबसूरत जंगल वहाँ पर खड़ा है। कभी आप अगर वहाँ जाकर ज़रूर सर, मैं तो उसका नाम मैंने मैती नंदा देवी स्मृति वन करके शहीदों के नाम पर रखा हुआ है। गौरा देवी के नाम पर मैंने एक देवदार का वन बनाया वहाँ पर, नंदा स्थल के ऊपर वाले हिस्से में, तो गौरा देवी को समर्पित किया। पितरों के नाम पर एक अलग जंगल बनाया था वहाँ पर। और जी, और रैनी गांव में आपने कुछ किया राम जी, याद आ रहा है कि एक बार शायद एक दिवस होता है जब पूरी दुनिया की लाइट बंद होती है। अर्थ डे के नाम से जाना जाता है। हर साल क्या होता है कि पूरी दुनिया में 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। उसको अर्थ डे कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि उसका ये था कि हम पूरी दुनिया में जो है ऊर्जा को बताएं। अच्छा, कि जो ऊर्जा की खपत हो रही है, अगर हम 1 घंटे के लिए बिजली बंद करते हैं तो इतना हम जो है ऊर्जा को बचा सकते हैं। ये पर्यावरण के लिए। तो वो चला, तो पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया। तो उस साल भी ये हुआ कि साथ अर्थ डे मनाया जाएगा, और उस दिन जो है 1 घंटे के लिए शाम को 8 से 9 बजे के बीच में जो है ये पूरा जो है पूरा लोग अपनी बिजली बंद करके रहेंगे, और पूरी दुनिया को एकता का परिचय भी देंगे। और ये उतने ही 1 घंटे में जो बिजली बचेगी वो कहीं न कहीं वो होगी। तो उसके लिए हुआ था। तो उसमें मैंने एक विचार दिया था कि मैंने कहा इसको हम गौरा देवी के गाँव में मनाएँगे। तो मैं एक दल लेकर के यहाँ गौरा देवी के यहाँ गया था, और एक हमारे राणा जी मेरे मित्र हैं, उनके पाप वहाँ गए थे। तो मैं वहाँ चाहता था कि वहाँ के लोग जो हैं इस कार्यक्रम को एक्सेप्ट करें। तो मेरा ये था कि हम हिमालय के लोग हैं, हमने चिपको आंदोलन दिया, हमने पर्यावरण को बचाने के लिए काम किया, लेकिन हमारी तरफ कोई सुन नहीं रहा। हमारे जो सीमांत के गाँव हैं वो अभी भी अछूते पड़े हैं। जी, वो विकास के राह से बहुत दूर हैं, और हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं। तो पहले हम अपनी बात सोचें, अपनी बात भी दुनिया तक ले जाएँ। अगर दुनिया कहती है कि 1 घंटे में बिजली बुझा करके हम एक मैसेज देना चाहते हैं, तो हम उसी दौरान एक मैसेज हम भी देना चाहते हैं कि जब दुनिया में अंधेरा होगा, तो हिमालय में एक गाँव में उजाला होगा। जब उस उजाले को 2 लोग देखेंगे कि ये उजाला कहाँ का है, तब लोग हम बताएँगे कि हम वो लोग हैं हिमालय के जिनका अभी विकास नहीं हुआ है। हम विकास के लिए और पर्यावरण के लिए हम चिल्ला रहे हैं कि हमारे पर्यावरण को बचाओ। और वे गाँव है गौरा देवी का गाँव, जहाँ ये मशाल जल रही है। तो मशाल जलाने का कार्यक्रम था कि जब दुनिया में चारों अंधेरा होगा, अर्थ डे मनाया जाएगा, उस 1 घंटे में हम पूरे गाँव में हम मशाल जला करके उजाला करेंगे। ये प्रतीकात्मक था कि उस मशाल की आवाज़ जब हिमालय से वो प्रकाश दिखाई देगा, तो हम एक मैसेज देंगे कि पर्यावरण बचाने के लिए सकारात्मक बढ़ना होगा, और हमारे विकास की एक नई नीति, हिमालय की नीति बनानी पड़ेगी। तो तब उस गाँव में गया था हम लोगों ने, तो सारी महिलाओं ने मेरा साथ दिया। उसके पहले दिन हमने वहाँ की सारी महिलाओं को लेकर के, जैसे तुम चिपको आंदोलन में रैनी के गाँव तक गए थे, हमने कहा आज हम भी चलेंगे। तो पूरे गाँव के लोगों ने हमने उस चिपको आंदोलन को एक वो देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, और गौरा देवी को हमने वो यात्रा निकाली थी। और सारी महिलाएं, उनमें से लगभग 17-18 महिलाएं जो जिंदा थी, उनको भी हमारे साथ, एक 80 वर्ष की बुढ़िया थी वो भी साथ गई थी। तो हम लोग वहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर, जहाँ रैनी का जंगल है, जहाँ उन पेड़ों पर चिपके थे, हम वहाँ गए थे। वहाँ जाकर के हमने जश्न मनाया था। उन पेड़ों पर चिपक करके हमने फिर से श्रद्धांजलि दी थी, और उसके बाद शाम को गाँव में आए, और उस दिन वहाँ जो 1 घंटे का जो बंद होना था बिजली का, उसमें हमने सारी मशाल जला करके उसमें वहाँ पर एक नृत्य भी किया था, और मशाल जला करके एक आवाज़ निकाली थी कि हम भी हैं हिमालय के लोग, और हमारी आवाज़ भी सुनो, है ना? और हिमालय करा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक तरीके से मतलब आपने बिल्कुल विस्तार में बताया ये चीज़, और मुझे लगता है कि इस हमारे सर के प्रयास है, और जो एक तरीके से जो एक मार्गदर्शन है ये पूरे विश्व के लिए, कि जहाँ पर आपके जो प्रयास थे, जो आपकी कहानियाँ थी, कि ये जो हमारी सीरीज़ है जल जंगल ज़मीन, और इसके जो पहले ही गेस्ट है वो आप हैं, तो एक आपका मार्गदर्शन मिल चुका है इस सीरीज़ को। तो आगे जो भी लोग जुड़ते जाएंगे इसमें, तो मुझे लगता है कि एक तरीके से हम एक मुहिम जल जंगल ज़मीन की उत्तराखंड में हम खड़ी कर सकते हैं। नहीं, मेरा तो बड़ा आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये जो आपने ये यज्ञ शुरू किया है, और जो पहली आहुति हमने दी है, ये आप आगे बढ़ाते रहें,
और ये आपका जो जल, जंगल और ज़मीन का जो ये मुद्दा है, ये पूरे युवाओं तक प्रेरित करे और हम लोग मिल कर के हम भी आपके साथ हैं। जी सर। आपका ये जो पॉडकास्ट करेंगे आप इससे, जी। तो मैं समझता हूँ जो भी लोग इसको सुनें और देखें, ये निस्वार्थ भाव से अगर हम जुड़ें तो हम पृथ्वी पर एक बड़ी क्रांति ला सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएँ देता हूँ। और इसके लिए मैं आपने मेरा जो यहाँ पर एक समय ये बहुमूल्य विचारों के रूप में जो आपने संग्रहित किया, ये मेरे नवयुवकों तक जाए, इसकी मैं बहुत-बहुत आप लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी, जिन्होंने अपने प्रयासों को, अपनी एक पहल को और एक मार्गदर्शन पूरे विश्व के सामने दिया है। तो इसी सीरीज़ जल, जंगल, ज़मीन सीरीज़ में हम आगे उत्तराखंड के विभिन्न जो पर्यावरण का कार्य करता है, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उनसे मिलेंगे और जानेंगे उनकी कहानियाँ और अलग-अलग जो क्षेत्र है हमारे पूरे उत्तराखंड के, हम हर जगह से ऐसे हीरोज़ को आपके सामने लाएँगे और कहीं न कहीं आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और परिवर्तन जो एक सृष्टि का नियम है, वो कहीं न कहीं वो परिवर्तन आप अपने अंदर भी अडैप्ट कर सकते हैं, अपने अंदर भी महसूस कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हम अब आगे धीरे-धीरे आगे अपनी पिंडर घाटी की ओर भी जाएँगे और वहाँ के लोगों से भी इस बारे में चर्चा करेंगे कि वहाँ के लोगों का क्या विचार है इस बारे में। तो अब हम अपनी सीरीज़ को आगे धीरे-धीरे पहाड़ों की ओर भी ले जाएँगे और अलग-अलग घाटियों में हम लोगों से वहाँ के हीरोज़ को बाहर निकालेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। तो तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और तब तक आप करते रहिए अपने आप को डिटॉक्स, क्योंकि हमारे शो का नाम है डिटॉक्स। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।